हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ बिकॉज मुझे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आपको सीधा बता देती हूँ, तबीयत मेरी ख़राब थी। मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, इस तरीके से मेरी बॉडी में पेन था। तो मुझे लगा कि मतलब बीमार हालत में ना पढ़ाया जाता है, ना ही अंदर से वो चीज़ निकलती है। और मेरी आवाज़ तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल अंदर दबती जा रही है, तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रही थी खड़े होने में। तो फिर मैंने फुल बॉडी टेस्ट कराया और टेस्ट में मेरे माशाल्लाह से नॉर्मल आए, लेकिन हाँ विटामिन B12 एंड डी की कमी आई थी। तो उसकी मैं अब इंजेक्शन ले रही हूँ और दवा भी खा रही हूँ, तो अभी रिलैक्स हुआ थोड़ा सा मुझे। मैंने सोचा फिर शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मुझे इतना बेकार सा हर दिन लग रहा था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। तो आज जो हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की। इससे पहले हमने पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे, DPSP, ठीक है, राज्य की नीति निधि तक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 36 से और 40 तक पढ़ लिया था। तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि 36 से 40 तक क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इसको गौरव किया था आयरलैंड से, और आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से। ये क्वेश्चन आते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से गौरव किया, तो आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से किया था, स्पेन से। इसके खुद के नहीं है, आयरलैंड ने स्पेन से किया। ठीक है। 36 में राज्य की परिभाषा है। 37 में है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 38 में है कि ये लोक कल्याण की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। और 40 में है पंचायत की बात करते हैं। पंचायत में हमने पढ़ा था कि ये गांधीवादी निर्देशक सिद्धांत है कि इसमें कहा है कि कोई भी राज्य मतलब चाहे तो पंचायत रख सकता है, बना सकता है, और ना चाहे तो उसमें कोई अब नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको जबरदस्ती तो आप लागू नहीं करा सकते कि सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं लागू करा सकते हैं कानूनी रूप से, तो वो नहीं करा सकते आप। ठीक है, अगर कोई राज्य चाहेगा तो लगाएगा अपने यहाँ पंचायत चालू करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ, अब मोस्टली राज्यों में पंचायत है। ठीक है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, जो कि 73 अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ये लागू हुई थी राजस्थान के नागौर में पहली बार। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 41 से आर्टिकल 51 तक, इसमें क्या क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है, अब जैसे इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्टकट में DPSP कहते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ये किसने कहा था, ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। कि मतलब ये आपके इंस्ट्रूमेंट है किसी भी राज्य को, B.R. अम्बेडकर ने, ऐसे लिखा जाएगा, B.R. अम्बेडकर। ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। इन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन जो खुद में अपना कानून बनाता हो, अपने नियम बनाता हो, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी राज्य अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनाता है, तो क्या होगा, उसको ये DPSP को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी का निर्धारण करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये है कि राज्य चाहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, पर ये जनता में क्या है, जनता इसका फैसला क्या करती है, अपने वोट से करती है। अगर कोई भी राज्य इनको ध्यान में रख के कोई काम नहीं करता है, ठीक है, और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो क्या करते हैं सारे लोग, हम सब लोग क्या करते हैं, अपने वोट के थ्रू 5 साल में फिर सरकार बदलते हैं, क्योंकि DPSP के थ्रू हमारे कोई काम हुए नहीं। हम इन्हीं के थ्रू तो उनका एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। तो क्या है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो लोग चाहे, अगर सरकार चाहे तो वो अपनी मनमर्जी कर सकती है कि हम करें ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है। पर जनता इसका हिसाब करती है 5 साल में, तो उनको ये, उनके ऊपर मतलब उनका ये मतलब उन्हें करना ही है। हाँ, पूरी तरीके से नहीं हो सके हैं अभी सारे लागू, लेकिन उनको ध्यान में रख के ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। आई बात समझ में। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता। जैसे कुछ मामले, क्या मामले, जैसे काम का अधिकार कैसे, जैसे मान लो हम बूढ़े हो गए, तो क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उन बूढ़ों के लिए जो काम नहीं कर सकते उनके लिए क्या करती है, या तो उनको वृद्धा पेंशन योजना प्रोवाइड कराती है, जिससे उनका रोज मतलब गुजर बसर हो सके। ठीक है। और जो इंसान पढ़ना चाहते हैं, एज ज़्यादा हो गई है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। ठीक है। और कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार, जैसे जो काम चाहता है, जैसे रोजगार, जैसे मान लो मनरेगा में काम चाहना है ना, तो मनरेगा चालू कर दिया कि हाँ, लोगों को वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए रोजगार मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसे ये आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, गवर्नमेंट सहायता भी कर सकती है, आपको काम भी प्रोवाइड करा सकती है, और लेकिन ये उस पर फोर्सेबल नहीं है कि मतलब आप अगर वो नहीं करती है तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हमें इन्हीं के थ्रू ही काम करना है, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही अपनी नीतियों को लागू करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमें कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 42 कहता है न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशा एवं मातृत्व सहायता।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, किसी भी जगह, सरकारी नौकरी, प्राइवेट, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ कम से कम हमारा जो बैठने उठने की जगह हो व्यवस्थित तरीके से हो, एसी कूलर ना हो तो कम से कम एटलीस्ट पंखा तो हो ही हो, जिससे कि हम अपना काम ठीक से कर सकें। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके का गंदा या बदतमीजी वाला ना हो, वहाँ न्यायोचित व्यवस्था हो और जहाँ मानव बैठ के आराम से काम कर सके, तो मानवीय दशा हो। अब जैसे मान लो कि औरतें, लेडीज़ वुमेन जब वो नौकरी करती हैं और जब वो नौकरी करते टाइम, मतलब नौकरी के जारी है उनकी और उसी टाइम वो प्रेग्नेंट होती हैं और कि मतलब वो माँ बनने का उनका टाइम आता है, तो उस दशा में उनको कैसे काम देना चाहिए, उनके साथ कैसे न्याय करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने उसके लिए मातृत्व सहायता निकाली है। जैसे बहुत से कानून हैं, प्रसूति अधिनियम है 1961 में है शायद बनाए, तो उसमें भी क्या है कि अगर कोई महिला काम करती है, ठीक है, और उसको प्रसव का टाइम है तो उसको 3 महीने प्रसव से पहले, 3 महीने प्रसव के बाद तक छुट्टी दी जा सकती है और छुट्टी में उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, उसको फुल सैलरी मिलेगी। और मतलब आदमियों के लिए भी यही है, पुरुषों के लिए भी यही है कि उन्हें 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके की इनमें सहायता प्रोवाइड कराई जाती है आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी तो हो कि वो अपनी जो ज़िंदगी जीने का उसका एक तरीका है, खाना पीना, घर बार में, मतलब एक घर जैसा, ये सारी चीज़ें उसकी परिपूर्ण हो सके, वो चला सके। निर्वाह मजदूरी, ये क्या होता है, निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में फ़र्क है। न्यूनतम मजदूरी तो कितनी भी हो सकती है, 200, 400, 1000, 1200, न्यूनतम मजदूरी हो गई। इससे ये मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं साबित होता कि वो अपनी पूरी निर्वाह मजदूरी का मतलब ये हुआ, क्लियरली मैं बता दूँ, निर्वाह मजदूरी वो होती है जिससे हम अपने रोज़मर्रा के काम को पूरा कर सकें, न्यायोचित जीवन जी सकें, सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम काम करे जा रहे हैं और सैलरी हमें जरा सी मिल रही है जिसमें हमारा आना जाना खाने में ही निकल जा रहा है, तो हमने स्वास्थ्य नहीं देख पा रहे हैं, हम एजुकेशन नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने घर के खर्च और खर्चे जो नहीं चला पा रहे हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही इस तरीके की निर्वाह मजदूरी उनको दी जाए जिससे वो जीवन यापन कर सके, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। अगर कोई भी यूनिट है, कोई भी संस्था है, अगर आप वहाँ वर्क करते हो तो आपके जो कर्मचारी हैं उनसे आप जैसे कोई भी निर्णय साथ में उनसे सलाह ले सकते हो, उनकी सहभागिता ज़रूरी होती है। जैसे मान लो अगर मान लो कोई छुट्टी है, कोई त्योहारों पे छुट्टी का डिसीजन करना है तो अपने कर्मचारियों से पूछ के आप डिसीजन कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अपने कर्मचारियों से पूछ के उनको उसमें शामिल करके उनसे सलाह ले सकते हो, उनसे मशवरा ले सकते हो। तो इसी को कहा गया है कि आर्टिकल 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, है ना। जैसे हम लोग जॉब भी करते हैं तो क्या होता है कि हमसे एक मीटिंग होती है, मीटिंग में डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद में सबसे डिस्कशन होता है सारे डिपार्टमेंट से, और डिस्कशन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को ही क्या कहा गया है, आर्टिकल 43 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 43 बी, सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन, जो सहकारी समिति होती हैं तो उनको भी प्रोत्साहन दो, ठीक है। जो गाँव स्तर पे, जिले स्तर पे जो समितियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको भी क्या करो, प्रोत्साहन दो, ठीक है। अब 44, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, ये सभी जानते हैं कि आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता एक होती है दंड संहिता, है ना, तो वो अलग है। ये समान नागरिक संहिता में क्या है कि इसमें जैसे सारे धर्मों के लोगों की शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेना, ये जो सारे नियम हैं, पारिवारिक नियम हैं, वो सबके समान होने चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके समान होने चाहिए, जो कि भारत में, पूरे भारत में अभी लागू नहीं हुए हैं। ये बहुत पहले से जो है वो गोवा में है और अभी कुछ टाइम पहले ही उत्तराखंड ने इसको अपने यहाँ लागू किया है, ठीक है। इसे पूरे भारत में लागू करने की बात चल रही है, लेकिन देखो इस कब तक लागू होता है, ठीक है। तो क्या है, तलाक, शादी और मतलब बच्चों को गोद लेना, ये सब जो पारिवारिक चीज़ें हैं, इनको समान तरीके से सभी धर्मों को समान होने चाहिए, उसकी बात कही गई है समान नागरिक संहिता में, ठीक है। 45 में क्या है, 45 में पहले था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी, 45 में, 45 में। लेकिन फिर क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 86वां संविधान संशोधन के बाद उसको आर्टिकल 21 का काम में रख दिया गया और उसे उसका मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये इसका मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब ये खाली हो गया 45, तो यहाँ क्या किया गया, 45 के खाली होने के बाद यहाँ क्या किया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उनका लालन पालन जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आंगनवाड़ी इसी में ही आता है, इसी के थ्रू आर्टिकल 45 के थ्रू ही आंगनवाड़ी व्यवस्था को चालू किया गया है कि वहाँ पर बच्चों को लालन पालन सिखाया जाता है, मतलब उसका लालन पालन किया जाता है, उसकी देखभाल देख रेख की जाती है उसको। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 45 में ही के थ्रू ही उसे बनाया गया है, किसे, आंगनवाड़ी व्यवस्था। समझ में आया। 46वां आर्टिकल क्या कहता है, SC ST के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। SC ST इनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, इनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जैसे हम देखते ही है ना कि शिक्षा में इनको कितना ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। ये इसी 46 के थ्रू ही मिलता है।
आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये सब चीज़ को इम्पोज करती है, ठीक है। तो अब इनकी आर्थिक सहायता के लिए जैसे कि बहुत से नियम कानून चलाए जाते हैं, बने हैं, बहुत ही कानून बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ेंगे और गवर्नमेंट की नीतियों में पढ़ेंगे तो बहुत कानून बने हुए हैं जिसमें उनके आर्थिक उत्थान की बात करी जाती है, ठीक है। तो इसमें SC/ST के सेक्शन और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें आर्टिकल 46 में। 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार और जन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार। इसका मतलब क्या हुआ? पोषाहार में सुधार। पोषाहार का इसी के आर्टिकल 47 के थ्रू ही क्या हुआ? मिड डे मील चालू हुआ। मिड डे मील में क्या है कि बच्चों को बहुत पौष्टिक अंडा, दूध और दलिया ये सब चीज़ खिलाई जाती है ताकि उन्हें भरपूर पोषण मिल सके, उनको भरपूर कैलोरी मिल सके। तो उसका ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान अगर बचपन से ही रखा जाता है तो बौद्धिकता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इंसान का शरीर जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है, माइंड अच्छे से डेवलप होता है, अच्छे से काम करता है। तो उसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है आर्टिकल 47 पे और पोषाहार की बात करती है। तो मिड डे मील हर सरकारी स्कूल में लागू है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? जीवन स्तर में सुधार के लिए क्या है कि आप इसमें शराब प्रतिबंध कहा गया है कि शराब को मतलब प्रतिबंधित करो हर राज्य में। जैसे कि है भी बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें शराब प्रतिबंध है, ठीक है। शराब पर प्रतिबंध लगाओ क्योंकि शराब पीने से इंसान का एक तो स्वास्थ्य खराब होता है, ऊपर से आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर में क्लेश कितनी प्रॉब्लम से शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी जड़ जो है शराब, उसी को ही ख़त्म करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब जन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हर जिले में, हर राज्य में अलग अलग, हर जिले में हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है। कभी कभी फ्री कैंप भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं जहाँ पर लोगों का अच्छा इलाज किया जाता है। तो ये सब क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 47 में कहा गया है, ठीक है। तो अब आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया गया है। एस स्वामीनाथन ने कृषि को बढ़ावा दिया, ठीक है। और हर राज्य सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप कृषि और पशुपालन को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें बढ़ावा देने वाले कार्य करें, उन्हें नीतियाँ बनाएं तो उनको ध्यान में रखते ही नीतियाँ बनाएं। जैसे कि नाबार्ड किसानों को लोन उपलब्ध कराती है, जिससे किसान अपने ज़मीनों में फसल अच्छी पैदा कर पाते हैं क्योंकि पास पैसा होता है। ज़मीन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है यार किसानी करने में, खेती-बाड़ी करने में। दूसरी बात है सरकार मशीनरियों पर छूट देती है, मशीनरियाँ सस्ती करती है जिससे कि किसान उसे अच्छे से खरीद सके। ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया और भी बहुत सी मशीनें हो गई तो जो कि खेती किसानी में यूज़ होती है। और फिर जैसे क्या हुआ कि कृषि हरित क्रांति हुई, वो भी कृषि की वजह से, कृषि के लिए ही हुई कि हम कृषि को और ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। अब पशुपालन वो जो हमें आर्थिक रूप से, जो पशु हमें आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, हमारे लिए दूध देते हैं, दूध बेच के हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, वैसे पशुओं का वध ना किया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आप आर्टिकल 48 के थ्रू इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो अब कृषि में अब मैं बता दूँ आपको कृषि में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं और पशुपालन में क्या क्या होता है। जैसे वो चीज़ें जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं अपने, तो वो चीज़ें कृषि में रखी जाती हैं। और जो हमारे खाने योग्य चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे जो पेड़ पौधे हमारे खाने योग्य नहीं होते, उन्हें कहाँ रख दिया जाता है? पर्यावरण में डाल दिया जाता है, ठीक है। और जो पशु हमारे लिए आर्थिक तरीके से दूध देते हैं और हमें आर्थिक तरीके से मजबूत करते हैं, तो वो पशु हम क्या करते हैं? उसे पशुपालन में डाल देते हैं। और जो पशु हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, जैसे चीता, हम उसका दूध तो नहीं निकाल सकते, शेर हम उसका दूध तो नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके के जानवर को हम वन जीव पर्यावरण में डाल देते हैं। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा कृषि और पशुपालन के संगठन। 48A में कहा गया पर्यावरण का संरक्षण एवं वन जीवों की सुरक्षा किसका काम होगा? ये सरकार का, राज्य सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, जो भी हो, सबका काम होगा कि वो अपने पर्यावरण की सुरक्षा करे, वनों की सुरक्षा करे और वन जीवों की सुरक्षा करे। इसके लिए बहुत से कानून बने हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसी के थ्रू आर्टिकल 48 के थ्रू, 48A के थ्रू बने हैं, जिससे चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वन हो या वन जीव हो, उनके लिए उनकी सुरक्षा गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा करती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो केंद्र की हो, ठीक है। 48 पर्यावरण की बात करता है, वन जीवों की सुरक्षा की बात करता है, वनों की सुरक्षा की बात करता है, ओके। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 49 पे। 49 क्या कहता है? जो स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो वो स्मारक जो हमारे राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, जैसे कि लाल किला, जैसे कि ताजमहल, जैसे कि पुराने मतलब मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो साउथ में चले जाओ, मीनाक्षी मंदिर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनकी सुरक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है, आर्टिकल 49 के थ्रू, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कोई भी स्मारक यूनेस्को में जाता है, वो आर्टिकल 49 के थ्रू जाता है। यूनेस्को में जितने भी हमारे स्मारक जाते हैं, जितने भी हमारे स्थान जाते हैं, वो किस आर्टिकल के थ्रू जाते हैं? गवर्नमेंट किसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें को, राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 49 के थ्रू यूनेस्को में भेजती है अपनी लिस्ट बना के कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, आप इसकी सुरक्षा करें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 के थ्रू होता है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव करती है, मतलब पृथक्करण करती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अपने अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से काम करेंगे। 50-50 मतलब 50 आर्टिकल 50 और 50-50 न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से बिल्कुल इतर काम करेंगे, अलग काम करेंगे, एक दूसरे से कोई टकराव नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति बनाए रखें और सुरक्षा का भी ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उसके लिए जैसे हम यूएनओ के सदस्य हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन के, जैसे हमारे पंचशील सिद्धांत हैं, तो वो क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। आई बात समझ में? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। और इस तरीके से हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक अपने मूल मतलब डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया है। अब इसमें डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी आपको कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, कौन से गांधीवादी हैं, कौन से समाजवादी हैं और कौन से उदारवादी हैं। ठीक है, इन सारे नीति निर्देशक तत्वों में कुछ उदारवादी भी हैं, कुछ गांधीवादी भी हैं और कुछ समाजवादी भी हैं। तो उनका वर्गीकरण मैं क्या करूँगी, कल की क्लास में आपको बताऊँगी। तो आज यहीं फिनिश करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं थोड़ा सा थका या फिर वीकनेस की वजह से थोड़ा सा कम मतलब बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ सीने में दर्द हो रहा है मुझे, तो आप एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा। ऐसे ही मैं हिम्मत करके अगर बैठी रहूँगी ऐसे ही तो मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ाना चाहिए, तो हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रही हूँ। आप मेरा सपोर्ट करिए इस चीज़ के लिए, और मैं ठीक हो जाऊँगी तो अच्छे से फिर से वैसे अच्छे तरीके से ऊर्जावान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। अभी आप इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, और आप मेरे चैनल का नाम है शमा अकेडमी, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।